Alright, so in last class we did citric acid cycle or the TCA. इसके बाद अगर हम बात करें अभी तक क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं, अभी तक सिट्रिक एसिड साइकिल में हमारा पायरुविक एसिड एंटर किया था पायरुविक में, एक एक करके 3 कार्बन थे पायरुवेट में और एक एक करके तीनों कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में निकल गए थे। और फिर उसके बाद वो जो बच्चा सक्सेनिक एसिड था वो रीजनरेट करके ऑक्सैलो एसिटिक बनकर साइकिल को कंप्लीट करता है। ये वाली बात याद आ गई, ठीक है। इसके बाद अगर हम ओवरऑल बात करें कि एक सिट्रिक एसिड साइकिल या टीसीए में पायरुविक एसिड से 3 CO2 तो बनते हैं, उसके साथ कितने NADH निकले अगर तुम काउंट करो तो 4 दिखेंगे तुम्हें। 4 कैसे दिखेंगे? एक एक यहाँ पे NADH निकलेगा, 2 3 और 4 NADH निकले, ठीक है। तो हम लिखेंगे जब पायरुविक एसिड CO2 में कन्वर्ट हुआ उसके साथ 4 NADH निकले, NADH के साथ H+ भी निकलते हैं, ठीक है। और FADH एक गया था और एक FADH2 बन गया था। और ATP कितने बने? ATP यहाँ पे तो हमें एक भी नहीं दिख रहा ATP, बट GTP ATP का भाई था तो उसको हमने ATP की तरह ही काउंट किया गया है। GDP गया था और उसकी जगह GTP आया था, एंड बिकॉज दे बोथ आर वेरी सिमिलर तो वी हैड यहाँ पर प्रिपेयर्ड ATP इंस्टेड ऑफ GTP, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक ATP तो ऊपर बना था, सॉरी बना था मेरे ख्याल से, कहीं तो बना था। अच्छा, इससे पहले बना था, ठीक है। तो ये ATP, तो ये हमारा सम अप करता है किसको? क्रेब्स साइकिल को या सिट्रिक एसिड साइकिल को। ये 3 बार लिखो, कम ऑन, ये 3 बार इसे लिखो कॉपी में। हाँ, हम्म, उसमें GTP लिखोगे तुम, ठीक है। कम ऑन, इसको कन्वर्ट, इसको पूरा लिखें। और अगर, चलो ठीक है, पहले ये करो फिर आगे बात करते हैं। 3 बार इसे लिखो और याद करो साथ में। वो जो ADP का होता है एक फॉस्फेट, ADP 2 फॉस्फेट होते हैं, ADP में एक फॉस्फेट जो आपके ऑर्गेनिक फॉर्म में आता है वो ADP बनाता है। तो मतलब ये GDP से प्लस PI is GDP। ऑलराइट, अब हमने 2 चीजें पढ़ चुके हैं रेस्पिरेशन में। एक हम पढ़ चुके हैं ग्लाइकोलिसिस और दूसरा हम पढ़ चुके हैं ग्लाइकोलिसिस और दूसरा हम पढ़ चुके हैं क्रेब्स साइकिल, ठीक है। और ये प्रोडक्ट्स बने हैं, पर कुछ प्रोडक्ट्स ग्लाइकोलिसिस के भी थे, उनको हम देखेंगे। और अच्छा, अगर हम इसको सम अप करें, ग्लाइकोलिसिस को भी इसमें जोड़ दें, तो तुम मुझे बताओ ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता था,
साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज होता था 6 कार्बन का, कितने? और पायरुविक एसिड होता था, तो पायरुविक एसिड कितने बनते थे ग्लूकोज से? 2 बनते थे। तो अगर ये 2 बनते थे, अगर हम ग्लूकोज से प्रोडक्ट्स लिखूं कि ग्लूकोज से फाइनली कितने एटीपी, कितने एनएडीपीएच और कितने FADH2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे इन क्रेब्स साइकिल, तो ये सब कुछ डबल हो जाएगा, है ना? क्योंकि एक पायरुविक एसिड से 4 NADH बनते हैं, तो 2 पायरुविक एसिड से 8। एक पायरुविक एसिड से 1 ATP बनता है, तो 2 पायरुविक एसिड से 2 ATP प्लस अभी हमने ग्लाइकोलिसिस में जो एटीपी बने थे उनको काउंट नहीं किया, ग्लाइकोलिसिस में भी कुछ NADH बने थे, उनको भी अभी हमने काउंट नहीं किया, ठीक है? उनको हम काउंट करेंगे, पर उसको काउंट कब करेंगे? जब उनकी बारी आएगी। अब हम नए सिस्टम पे आ रहे हैं, दैट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। राधिका को भी लिंक भेज दो, अगर तुम्हारे पास फोन है, अभी चल रहा है तो। आ गई, नाम लेते ही आ गई। अच्छा, लेट क्यों हो गई? अच्छा, अजमी को, अजमी कहाँ है? अजमी आज क्यों? अच्छा अच्छा, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तुम बुक में नया बना होगा ETS, NCERT किसी ने खोली हुई अभी? उसके अंदर देखो, नया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना है या ऐसा सही बना है? ऐसे ही है सबकी बुक में? नया है। तो ये वाला ना बहुत ही बेकार डायग्राम था, तो ये वाला NCERT ने काट दिया है और एक नया बनाया है। नई NCERT में नया डायग्राम है ETS का। इससे तो कुछ समझ आ ही नहीं सकता, ठीक है? तो जो नया डायग्राम है वो सब हम बनाएंगे अपने हाथों से। तुम्हारे पास रेस्पिरेशन के बाद शायद ब्लैंक पेज हो मॉड्यूल में, है? रेस्पिरेशन से पहले हो कहीं तो हो, उससे पहले हो, तो उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना लें, ठीक है? लिखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन नॉट फोटोसिंथेसिस। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम उसमें भी था, किसमें? फोटोसिंथेसिस में। ETC बोला था उसे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसको ETS बोला है हमने। अच्छा, अब देखेंगे कैसे बनाएंगे। वेट अ सेकेंड। तो सबसे पहले रेस्पिरेशन होता है इन दी माइटोकॉन्ड्रिया, किसमें होता है? तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनाई गई है, ये भी हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में बनाई गई है, इनर माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन। पहले हम इनर माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन बनाएंगे, और माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन भी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जैसी होती है, जैसा हमारा सेल की मेम्ब्रेन होती है, राइट? इसके अंदर कुछ कॉम्प्लेक्सेस आएंगे, कॉम्प्लेक्स 1।
बनाना शुरू करें। ये तो ऐसे डेकोरेशन के लिए बना रहा हूँ मैं, जो ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ये इतनी ज़रूरी नहीं है। पर एक जो ब्लू ब्लू मैंने प्रोटीन्स बनाए हैं, कॉम्प्लेक्सेस बनाए हैं, ये ज़रूरी है। हाँ, ये जिनके अंदर नाम अभी मैं लिखने वाला हूँ। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है। दिस इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, देखो तुम्हें अगर याद हो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा दिखता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा दिखता है, ऐसा। इसके अंदर एक आउटर मेम्ब्रेन होगी और एक इनर मेम्ब्रेन होगी, और इनके बीच का जो स्पेस होता था दैट वाज कॉल्ड मैट्रिक्स। और इनके बीच का जो स्पेस होता था उसे क्या बोलते थे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो अगर ये ईटीएस इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है तो इसके अंदर वाली साइड पे मैट्रिक्स होगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और इसकी आउटर साइड पे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होगी। होगी कि नहीं? ये नोट करें। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये समझ आ गया। ये इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, ये यहाँ पे प्रेजेंट है ईटीएस ये। तो इसकी इस साइड पर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इसकी इस साइड पे मैट्रिक्स। इज दिस क्लियर आशुतोष, करमजोत? आशुतोष आवाज आ रही है? कृतिका, तनिष्का, इज दिस क्लियर कि ये कहाँ पे लोकेटेड है? ठीक है। अब सत्यम, यहां तक क्लियर है? अब उस NADH और ATP को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है जो हमने अभी तक बनाया था। ठीक है, हमें। हाँ आशुतोष, आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक है, ठीक है आशुतोष, ओके। अच्छा, अब मैं कह रहा था कि यहाँ पर ETS में ये कॉम्प्लेक्सेस हैं। इनको अभी हम कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 के नाम भी लिख लेंगे। ठीक है, आशुतोष कुछ कहना है या माइक म्यूट कर दूं, बोलो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, 4, इनके नाम भी लिखेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स 5। पहले समझते हैं कि करना क्या है। हमारा जो ATP बना था या NADPH बना था, NADPH और FADH2,
वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले मॉलिक्यूल्स थे या नहीं? ठीक है, हमें रेस्पिरेशन क्यों करना होता है? रेस्पिरेशन में हमें एनर्जी सिंथेसाइज करनी होती है, एटीपी सिंथेसाइज करने होते हैं। अभी हमारे पास 8 NADPH बचे जिनका अभी कोई काम नहीं है, FADH2 जिनका कोई काम नहीं है, तो उनको यूज करके क्यों ना हम एटीपी बनाएं, तो सो दैट एक ग्लूकोज से मैक्स टू मैक्स एटीपी बने। तो ये वो जनरेटर है, पहले बिजली प्रोड्यूस करने के लिए जनरेटर होते थे, पता है, जिसमें जैसे अब तो इन्वर्टर होते हैं ना, पहले जनरेटर का से काम चलता था, अभी भी गांव में तो जनरेटर ही चलते हैं। यहाँ पे इन्वर्टर चल रहे हैं अब, क्योंकि यहाँ पे बैन हो गए हैं। तो जनरेटर में क्या होता था, पेट्रोल और डीजल डालते थे, और पेट्रोल और डीजल डाल के हम उससे बिजली प्रोड्यूस करते थे। तो इसी तरीके से हम NADPH और FADH2 डालकर इसमें से ATP जनरेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, नींद तो नहीं आ रही सच्चर तुझे? अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। तो हमारा काम ये है, हम NADH का इस्तेमाल करें, NADH, और इससे NAD+ और H+। तुम्हें याद होगा अभी थोड़ी देर पहले NAD+ और H+ से क्रेब्स साइकिल में NADH बनाया था। अगर हम इसको उल्टा करें तो जो एनर्जी इस बॉन्ड में बनी थी उसको यूज करके एटीपी बना पाएंगे, हाँ या ना? अच्छा, NADH और से NAD+ और H+ बनाने में एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा, क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा, तो वो एक इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 ले लेता है NADH से। तो सपोज मैं येलो से दिखा रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, येलो थोड़ा सा और डार्क चाहिए हमें। ठीक है, सपोज मैं पर्पल कलर से दिखा रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है। तो NADH से इलेक्ट्रॉन निकला, NADH से क्या निकला? इलेक्ट्रॉन निकला, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यूबिक्विनॉन, ये सेकेंड एक कैरियर है, ये क्या है? कैरियर। कैरियर माने जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है। ठीक है, इस कैरियर से होते हुए वो कॉम्प्लेक्स 3 तक आता है। क्या हो गया? ये 15 से शुरू करिएगा। यस, सो इलेक्ट्रॉन कैरियर से होते हुए किसके पास आता है? कॉम्प्लेक्स 3 के पास। और तुम्हें पता है FADH2 NADH का भाई था, वहां पे भी आ गया था कि भाई नहीं मेरे को भी आना है, जहाँ बड़े भैया जाएंगे वहां भी मैं जाऊंगा। ठीक है, तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है मैं यहाँ पे भी आऊंगा, मेरे को यहाँ से भी मैं भी एनर्जी दूंगा। तो ठीक है, उसको फिर हम कॉम्प्लेक्स 1 से तो नहीं, हम उसे कॉम्प्लेक्स 2 से एंट्री देते हैं, छोटा है ना वो। तो FADH2 से वो बना लेता है FAD। FADH2 से वो क्या बना लेता है? FA2। तो वो भी अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहता है, वो भी अपना इलेक्ट्रॉन देता है, और उन दोनों के इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 से होते हुए, कॉम्प्लेक्स 3 से होते हुए फिर एक और कैरियर है इलेक्ट्रॉन का, साइटोक्रोम। साइटोक्रोम से होते हुए कॉम्प्लेक्स 4 से होते हुए वो इलेक्ट्रॉन वाटर लेके जाता है। तुम्हें याद है फोटोसिंथेसिस में वाटर की स्प्लिटिंग होती थी जिससे इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्टिन्यूस सप्लाई रहता था PS2 के पास। हर एक चीज इस साइंस में पूरी हो जाती है, वहां पे उससे इलेक्ट्रॉन ले लिया गया था,
और रेस्पिरेशन में उसे इलेक्ट्रॉन दे दिया जाएगा। तो फाइनली इलेक्ट्रॉन वाटर ले लेता है और वो H2O अपना पूरा हो जाता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स बस घूमते रहते हैं और घूमकर कॉम्प्लेक्स 1 से NaDH2 लेता है। NaDH अपना इलेक्ट्रॉन किस पे छोड़ता है? कॉम्प्लेक्स 1 पे। किस पे? और FeDH2 किस पे अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ता है? कॉम्प्लेक्स 2 पे। कुछ कैरियर्स होते हैं, जैसे साइटोक्रोम एक कैरियर है, एक यूबिक्विनोन एक कैरियर है। कैरियर माने वो कॉम्प्लेक्सेस का दर्जा उन्हें नहीं दिया गया, वो बस इधर से उधर कैब सर्विस कर रहे हैं, तो वो कैरियर हैं कि कॉम्प्लेक्स 1 से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन लेके जाता है ये कैरियर, कॉम्प्लेक्स 2 से 3 पे लेके जाने वाला भी हमारा कैरियर नहीं कैरियर, हाँ क्यू, सॉरी इसका एरो थोड़ा सा ऐसे जाना चाहिए था। कॉम्प्लेक्स 2 से भी वो किसके पास जाना चाहिए था? क्यू के पास। मैं तो मिटा दूंगा, तुम मिटा नहीं पाओगे, पर तुम उसको जैसे करेक्ट कर सको करो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन 2 से भी क्यू के पास जाता है, 1 से भी क्यू के पास जाता है, और क्यू से फिर वो 3 के पास जाता है। 3 से होते हुए वो साइटोक्रोम से होते हुए वो कॉम्प्लेक्स 4 से होते हुए 4 के बाद फाइनली वो वाटर H+ आयंस और ऑक्सीजन, जैसे रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है कि नहीं? देखो ऑक्सीजन यूज हो रही है ना रेस्पिरेशन में, वो H2O इलेक्ट्रॉन ले जाती है। तो इन शॉर्ट इस प्रोसेस का फायदा क्या है, तुम ये पूछोगे अब एटीपी कैसे बने, हमें करना क्या था? हाँ एटीपी, हाँ बोलो। अभी मैं कॉम्प्लेक्सेस और कैरियर सबके नाम एक साथ लिख दूंगा। ठीक है, अभी पहले प्रोसेस समझो। ठीक है, तो यहाँ पर इन सब काम में एक और चीज होती है कि इट्स लाइक जैसे सोचो जिम में इतने लोग ट्रेडमिल पे चलते हैं, है ना? और ट्रेडमिल वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है ट्रेडमिल, पर जैसे वो जिम में जो ट्रेडमिल चलते हैं, अगर वो ट्रेडमिल इलेक्ट्रिसिटी पे ना चलते होते और उनकी मोशन से बिजली बनाते, तो एक काम के साथ साथ फायदा भी हो जाता, है ना? कि उनके मशीन में मोटर लगा दें और वो बल्ब जलाए उससे जिम की। तो पॉइंट इज दिस कि सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसके साथ एक सेकेंडरी बेनिफिट ये हो रहा है कि हर एक कैरियर से जाते वक्त वो थोड़े बहुत कैरियर को जब उसे ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है तो वो H+ को बाहर पंप करता है। कॉम्प्लेक्स 1 भी, कॉम्प्लेक्स 3 भी, कॉम्प्लेक्स 4 भी। जब भी इनको इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने को दिया जाता है तो थोड़े से प्रोटॉन को मैट्रिक्स से उठाकर उन्हें कहाँ ले जाते हैं? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। कहाँ ले जाते हैं? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। मतलब जब इलेक्ट्रॉन को इनको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन को उठा के लेके जाओ, तो उसके साथ साथ वो H+ को भी लेके जाते हैं। इलेक्ट्रॉन को तो और वाटर को दे देते हैं, पर जो प्रोटॉन है उसको वो पंप कर देते हैं मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। और जैसे मैंने बताया था, अगर कोई भी चीज़ तुम्हारे पास इकट्ठा हो जाए तो उसका तुम पैसा कमा सकते हो। अगर तुम्हारे पास बहुत सारे पौधे हो जाए तो तुम पौधे बेच लोगे, अगर तुम्हारे पास बहुत सारा पानी आने लगे तो तुम पानी की बोतलें भर के दे दोगे। तो पॉइंट इज दिस कि तुम्हारे पास जो भी इकट्ठा हो उससे तुम पैसा बना सकते हो, है ना? जो ऑटोमेटिकली इकट्ठा हो रहा हो। ऐसे ही जैसे बिजली बनाने के लिए हम पानी को डैम में जमा करते हैं और फिर डैम के गेट्स खोल देते हैं और उससे टरबाइन घूम के हम बिजली प्रोड्यूस करते हैं कि नहीं? तो ऐसे ही अगर मैं H+ इस प्रोसेस में इंटरमेम्ब्रेन में डालता जाऊं तो मुझे पैसा बनाना है, तो मैं H+ को बेचना शुरू कर दूंगा। तो ये H+ अभी मेरा इनर मेम्ब्रेन स्पेस में है। अगर मुझे इससे बिजली बनानी है या मुझे इससे एनर्जी बनानी है तो मैं बोलूँगा इसको एक रास्ते से जा और उस रास्ते पे मैं कुछ टरबाइन लगा दूँ और वो टरबाइन से वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दूँ। जैसे हवा से टरबाइन जलाने से विंड मिल बन जाता है, पानी के अंदर वाटर के अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बन जाता है। तो इसी तरीके से जब H+ को रास्ता मिलेगा तो वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से, यहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन क्या है? हाई H+, और मैट्रिक्स में इसकी कंसंट्रेशन क्या है? लो H+। तो इसके लिए हम एक चैनल बना देते हैं, रास्ता बना देते हैं, और इस रास्ते से जल्दी से H+ रश करते हैं टुवर्ड्स हाई कंसंट्रेशन से
लो में। जब वो H प्लस हाई से लो में जाते हैं तो इस बात का फायदा उठाकर एटी एडीपी को एटीपी बना दिया जाता है। इस बात का फायदा उठाकर एडीपी और पीआई में इस एनर्जी को स्टोर कर लिया जाता है। तो एडीपी और पीआई मिला के क्या बना देते हैं, एटीपी। तो जितने H प्लस तुम उधर पंप करोगे उतने ज्यादा H प्लस इधर आएंगे, और जब H प्लस इधर आएंगे तो उनकी एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर लेंगे। दिस इज द फिनाले ऑफ रेस्पिरेशन, जो ग्लाइकोलिसिस से शुरू हुआ था। ग्लाइकोलिसिस में कुछ एटीपी बना था, कुछ एनएडीपीएच बना था, कुछ पायरुविक एसिड बना था। पायरुविक एसिड को क्रेब्स साइकिल में डाल दिया गया था, क्रेब्स साइकिल से उसके CO2 के फॉर्म में उसको बाहर निकाल दिया था। पर अब हमारा उसके जो NADPH और FADH2 थे उससे एनर्जी निकालने के लिए हमें उनको एक साइकिल में, एक जनरेटर में डालना पड़ा, और वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ETS में जब उसे डाला तो ETS में वो इलेक्ट्रॉन्स, NADH से इलेक्ट्रॉन ले लिया जाता है, FADH2 से इलेक्ट्रॉन ले लिया जाता है। जब इलेक्ट्रॉन को कैरी किया जाता है तो H प्लस कैरी करने के दौरान उसका H प्लस पंप कर दिया जाता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। जब इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में H प्लस की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है, उसको रास्ता देंगे तो भागते हुए जाएगा, और जितनी वो स्पीड से जाएगा, जितनी वो एनर्जी लेके जाएगा, उस एनर्जी को हम एटीपी में स्टोर कर लेते हैं। इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्लियर? ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक था, पर तुम्हें समझ आया या नहीं? नहीं आया? कहाँ से नहीं आया? शुरुआत से नहीं आया? फिर देखो मेरी बात सुनो, हमारे पास क्रेब साइकिल में NADH और FADH2 बने थे, हाँ या ना? ठीक है, NADH और FAD, हमें रेस्पिरेशन करना क्यों है? चैप्टर का मतलब क्या है? हाँ, क्या करना है? क्या करना है? रेस्पिरेशन का पर्पस क्या है? एनर्जी प्रोड्यूस करना। कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो पहले हमने ग्लूकोज, हमने खाना खाया, हमारे साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज पहुंचा, ग्लूकोज टूटकर पायरुविक एसिड बन गया था, पायरुविक एसिड टूटकर CO2 बन गया क्रेब में। इन सब प्रोसेस में थोड़े NADH बने, थोड़े FADH2 बने, थोड़े ATP बने। ATP तो डायरेक्ट एनर्जी बन गए। NADH और FADH2 का कोई डायरेक्ट रोल अभी हमें मिल नहीं रहा था, तो उसको हमने ETS में घुसा दिया, और जब हमने ETS में घुसाया, हम चाहते हैं कि उससे क्या निकले, एनर्जी, उससे ATP बने। तो ETS का काम है NADH और FADH2 से ATP बनाना। ठीक है, तो NADH और FADH2 दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन देते हैं अपने। NADH कॉम्प्लेक्स 1 को देता है, FADH2 कॉम्प्लेक्स 2 को देता है। ये इलेक्ट्रॉन एक कैरियर के थ्रू कॉम्प्लेक्स 3 के पास पहुंचते हैं, और जब कॉम्प्लेक्स 1 इलेक्ट्रॉन को भेज रहा था, उसी के साथ साथ वो H प्लस को यहां से उठाता है और वो H प्लस को उधर पंप कर देता है। क्यों कर देता है ये सोच रहे होगे? क्योंकि H प्लस जो है, अगर यहां से H प्लस उठाया, H प्लस इलेक्ट्रॉन के साथ H बना लेगा, हाइड्रोजन बना लेगा। सपोज उसका कोई बॉन्ड बनाया और वो बॉन्ड बना बाद में तोड़ दिया, तो उठा तो उसको यहां से लिया, पर उसे छोड़ कहां पे दिया? दूसरी साइड। ठीक है, अब दूसरी बात, जब वो कॉम्प्लेक्स 3 के पास पहुंचता है इलेक्ट्रॉन, कहां से? कॉम्प्लेक्स 2 से और 1 से। कॉम्प्लेक्स 2 का भी यही हाल है। कॉम्प्लेक्स 2 भी क्या करता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है तो यहां से वो H प्लस उठाता है और बाहर फेंक देता है साथ ही। फिर साइटोक्रोम C एक कैरियर है, वो ये काम नहीं करते, कॉम्प्लेक्सेस ये काम करते हैं। फिर कॉम्प्लेक्स 4 पे आए, कॉम्प्लेक्स 4 को जब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने को बोला तो उसने यहां से H प्लस उठाया और वो H प्लस बाहर भेज दिया। अब हमारे पास H प्लस इकट्ठा हो गया बाहर, H प्लस की कंसंट्रेशन क्या होगी? हाई। तो वो कॉम्प्लेक्स 5 में एक चैनल होता है, एक रास्ता होता है जहां से H प्लस बड़ी जल्दी से यहां जा सकते हैं। हाँ, हाँ, रास्ता, वो रास्ता कॉम्प्लेक्स 5 में ही होता है वो चैनल, और वो चैनल कॉम्प्लेक्स 5 में H प्लस को हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में भेज देता है। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन कोई चीज क्यों जाती है? क्योंकि जैसे डिफ्यूजन होता है, राइट? एक परफ्यूम में एक कोने में स्प्रे करे, दूसरे में क्यों जाता है? क्योंकि वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो ये तो हमारी थर्मोडायनेमिक्स का रूल है। अभी तुम पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स में कि एक प्रोसेस आता है एंट्रोपी, मतलब हमारे यूनिवर्स में ये हमेशा ही होता है कि अगर कोई चीज़ हाई कंसंट्रेशन में है और कहीं पे लो कंसंट्रेशन में है तो वो वहाँ चली जाएगी।
ठीक है, तो ये हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में H+ तो जाएगा, पर जब वो जाएगा वो किसी एनर्जी से जाएगा ना, क्योंकि वो भाग रहा है, उस एनर्जी का इस्तेमाल कर कर ADP और PI का बॉन्ड बना दिया जाता है और ATP के फॉर्म में उसे रख लेते हैं। तो समझ आया जसलीन? ये सबको क्लियर है? आशुतोष, करमजोत, कृतिका, तनिष्का? H+ भी वापस आ गया, हाँ, फिर वो वापस से पंप कर दिया जा सकता है जब वो नेक्स्ट साइकिल है ना। तो इस तरीके से बॉडी वर्क करती है। अब ये सब क्या पढ़ना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, मतलब अगर तुम ये सब पढ़ने बैठोगे, तुम्हें समझ आना चाहिए, तुम्हें ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है, और कंफ्यूज होना है तो यू आर रेडी, तो प्लीज गो अहेड, इसे रीड करना। ठीक है, लिखा वही सब सेम है, कुछ अलग नहीं लिखा है, पर इतना डिफिकल्ट लिखा है कि भाई समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, इसमें से तुम्हें लेना क्या क्या है? तुम्हें एक तो डायग्राम याद रखना है, और तुम्हें कॉम्प्लेक्सेस और ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस और कैरियर के नाम याद रखने हैं। तो कॉम्प्लेक्स 1 का नाम तुम लिखो NADH डिहाइड्रोजनेज। कॉम्प्लेक्स 1 का क्या नाम है? NADH डिहाइड्रोजनेज, ये अंडरलाइन कर लो। ठीक है, और नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स इज, अच्छा, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स लिखा नहीं है, कॉम्प्लेक्स 2। कॉम्प्लेक्स 2 का नाम होता है, एक सेकंड को मैं बता। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 2 का कोई नाम नहीं दे रखा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स 2 ही बोलेंगे उसे। कॉम्प्लेक्स, अच्छा, नेक्स्ट कैरियर, जो यू क्यू था, जो क्यू था ना, वो कैरियर को बोलते हैं यूबिक्विनॉन। ठीक है, और जब वो कैरी कर देता है तो वो यूबिक्विनॉल बन जाता है, यूबिक्विनॉन। केमिस्ट्री और बायो बहुत ज्यादा लिंक्ड है ना। तो यूबिक्विनॉन इज अ कीटोन और यूबिक्विनॉल इज एन अल्कोहल। ठीक है, तो यूबिक्विनॉन जब कैरी करता है तो वो यूबिक्विनॉल बन जाता है। ठीक है, अच्छा, कॉम्प्लेक्स 3 की बात आती है, तो कॉम्प्लेक्स 3 इज कॉल्ड साइटोक्रोम C1 कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम C1 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कैरियर, जो दूसरा कैरियर था वो था साइटोक्रोम C, वो तो साइट C मैंने लिखा ही हुआ है। दूसरा कैरियर है वो साइटोक्रोम C, मैं दोबारा लिखवा रहा हूं सारे, डोंट वरी। फिर कॉम्प्लेक्स 4 इज साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स 4 का नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स 5 का नाम है ATP सिंथेज, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैं इनको समरी में कर देता हूं। कॉम्प्लेक्स 1 का क्या नाम था? NADH डिहाइड्रोजनेज। वैसे अगर मैं कॉम्प्लेक्स 2 का दिमाग से नाम लिखना चाहूं तो वो FADH2 डिहाइड्रोजनेज होगा। क्या होगा? ठीक है, पर लिखा नहीं है कहीं, डिहाइड्रोजनेज। कॉम्प्लेक्स 3 का नाम था साइटोक्रोम, नहीं, साइटोक्रोम C1 कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स 4 का था साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। और कॉम्प्लेक्स 5 इज ATP सिंथेज, ATP को सिंथेसाइज करने वाला। वैसे इनके नाम याद रटना नहीं है, बायो को भी ना समझना ही है। तो NADH को से हाइड्रोजन ले लिया जाए, हाइड्रोजन का ऐड करना हाइड्रोजिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? और अगर किसी से हाइड्रोजन ले लिया जाए उसे डिहाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
किसी से हाइड्रोजन ले लिया, तो कॉम्प्लेक्स 1 ने NaDH से हाइड्रोजन ले लिया, बोल सकता हूँ। तो कॉम्प्लेक्स 1 का नाम है NaDH डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात देखो, क्यों ले लिया, क्योंकि NaDH का जो H+ था वो ये H+ वो पंप कर रहा है ना बाहर, और काइंड ऑफ लाइक डिहाइड्रोजनेशन इज ऑक्सीडेशन। चलो छोड़ो, इतना डिटेल में केमिस्ट्री में मत जाओ। FeDH2 से H+ ले लेना, उसको बोलेंगे FeDH2 डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। साइटोक्रोम C1 कॉम्प्लेक्स, इसे क्यों बोला जा रहा है 3 को, क्योंकि ये साइटोक्रोम C1 से बना हुआ है। ये एक प्रोटीन है साइटोक्रोम C1 जिससे ये बना है, तो इसका नाम क्या है, साइटोक्रोम C1 कॉम्प्लेक्स। एक और होता है साइटोक्रोम C1 से अलग है, वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो कैरियर है। वो क्या है, कैरियर और कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस ये है कि जो कैरियर है वो H+ पंप नहीं करते, वो बस इलेक्ट्रॉन को इधर से उधर लेके जाते हैं, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम C जब इधर से इधर लेके आता है 4 पे, तो वो खुद रिड्यूस हो चुका होता है, क्योंकि उसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, गेन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, और जब वो यहां तक लेके आता है तो इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया जाता है, यानी कि वो लूज कर देता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम को C को ऑक्सीडाइज करने वाला है। क्या है, साइटोक्रोम C को से इलेक्ट्रॉन ले लेना, मतलब उसको ऑक्सीडाइज कर दिया साइटोक्रोम C को, सो इसीलिए इसको नाम दिया गया है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। और ये इसका काम तो सब जानते ही हैं, इसका काम है एटीपी को सिंथेसाइज करना, तो इसको नाम क्या दिया है, एटीपी सिंथेज। कैरियर्स, कैरियर कह रहे हो, वो सारे कॉम्प्लेक्सेस ही करते हैं, सारे कॉम्प्लेक्सेस H+ को करते हैं, कैरियर नहीं करते। तो कैरियर दो आए हैं, एक कैरियर आया Q, कौन सा, उसको बोलते हैं यूबिक्विनॉन, यूबिक्विनॉल कैरियर। यूबिक्विनॉन होता है और बाद में वो क्या बन जाता है, यूबिक्विनॉल, यूबिक्विनॉन या यूबिक्विनॉल। अच्छा, साइट कैरियर 2 का नाम क्या था, साइटोक्रोम C, क्या नाम था। कैरियर और कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस ये है, कैरियर्स इलेक्ट्रॉन को बस कैरी करते हैं, और कॉम्प्लेक्सेस जब वो कैरी करते हैं तो H+ को पंप कर देते हैं, ठीक है नंदनी, ठीक है। नेक्स्ट, क्या बताया मैंने डिफरेंस कॉम्प्लेक्स और कैरियर में, नहीं नंदनी से पूछो। दोनों पास ऑन करते हैं इलेक्ट्रॉन को, पर जब इलेक्ट्रॉन को पास ऑन करते हैं तो कॉम्प्लेक्सेस H+ को पंप कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब इन सब की ये कहानी जरूरी है, ये वाली, कि कितने एटीपी एक NADPH बनाता है और कितने वो बनाता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटीपी सिंथेसाइज्ड, नंबर ऑफ एटीपी सिंथेसाइज्ड, एक NADH इस प्रोसेस में 3 एटीपी बनाता है, कितने, 3। और एक FADH2 कितने एटीपी बनाता है, 2। 3 एटीपी बनाता है NADH और 2 बनाता है FADH2, ठीक है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट देखो, ऑक्सीजन का वैसे रोल बहुत लिमिटेड है, बट बहुत वाइटल है। ऑक्सीजन का रोल यहाँ पे था, आखिरी के स्टेज में आया था ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में, सारा काम हो गया फिर जाके ऑक्सीजन आया, जबकि हम ये बोलते हैं ना रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। तो ऑक्सीजन का आखिरी रोल क्या था, आखिर में आया था वो कहाँ पे था, ध्यान दिया, ये रहा, किसके पास आया था वो, कॉम्प्लेक्स 4 के पास, किसके पास, और आखिरी में इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 4 से ऑक्सीजन लेकर उसे वाटर बन जाता है। तो ये रेस्पिरेशन में, ऑल्दो ये लिमिटेड बहुत एंड के स्टेप पे आया, पर दिस इज ऑल्सो वेरी वाइटल,
दिस इज ऑल्सो वेरी वाइटल। वाइटल क्यों? अगर ऑक्सीजन नहीं आएगा तो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कोई नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन अगर आगे नहीं जाएंगे तो ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा ही नहीं। चेन तभी चलेगी जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लगातार लेता जाएगा, तभी ये चेन चलती रहेगी, तभी रेस्पिरेशन होगा। बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन रुक जाए। समझ में आई बात? माइटोकॉन्ड्रिया में तो ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन का रोल क्या है। ये वाला सॉरी, प्लीज वेट। हेलो। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे एटीपी बन रहा है एटीपी बन रहा है या नहीं, और ये बन रहा है विदाउट ऑक्सीजन, है ना, बट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसकी प्रेजेंस में? तुम्हें याद होगा फोटोसिंथेसिस के दौरान भी फॉस्फोराइलेशन हुआ था और उसको बोलते थे फोटोफॉस्फोरिलेशन। वो होता था, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ा था, उसमें भी H प्लस इकट्ठा हो गए थे 3 जगह से, फिर H प्लस को रास्ता दिया था दोबारा और वो H प्लस ने एटीपी बनाया था। वो सब लाइट की प्रेजेंस में होता था, वो होता था फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो फोटोफॉस्फोरिलेशन अकर्स इन फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन अकर्स इन रेस्पिरेशन, अकर्स इन फोटोफॉस्फोरिलेशन लाइट की प्रेजेंस में होता है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। दोनों केसेस में एटीपी बनता है, इसीलिए उस प्रोसेस को फॉस्फोराइलेशन बोला जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज यूटिलाइज इन एटीपी सिंथेस। एटीपी सिंथेस के दोनों पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन भी आता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन। ये एटीपी सिंथेस वहां पे भी था फोटोफॉस्फोरिलेशन में, यहाँ पे भी है, राइट शॉर्ट नोट ऑन, और दोनों केसेस में सिमिलर है एटीपी सिंथेस। ठीक है, एटीपी सिंथेस के बारे में अगर हम बात करें, एटीपी सिंथेस कौन सा कॉम्प्लेक्स था? 5। और कॉम्प्लेक्स 5 में अगर तुमने ध्यान दिया हो, थोड़ा सा पार्ट उसका मेम्ब्रेन में रहता है और थोड़ा मेम्ब्रेन से बाहर। तो इसके अंदर जो एफ नॉट पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एफ नॉट एंड दिस इज कॉल्ड F1। तो F0 जो होता है, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन। इंटीग्रल माने उसका उसका अंदरूनी पार्ट है, उसका इंटरनल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट और इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, इट इज इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। और F1 की अगर हम बात करें तो F1 क्या है? इट इज दी हेड पीस। ये क्या है? हेड पीस। ठीक है, और ये हमारा एक्चुअली में काम करता है एटीपी बनाने का, हेड पीस। इट इज अ पेरिफेरल मेम्ब्रेन, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। पेरिफेरल माने उससे थोड़ा सा मेम्ब्रेन से के पेरिफेरी पे, पेरिफेरी मतलब बाहर, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है ये। अच्छा, इसके अंदर अगर हम बात करें, फॉर ईच एटीपी प्रोड्यूस्ड 2H प्लस पासिस थ्रू F0। एक एटीपी के लिए कितने H प्लस को बाहर जाना पड़ता है? 2। तो जब 2 H प्लस इधर से निकलते हैं तो एक एटीपी बनता है। तो मुझे कैलकुलेशन करके बताओ, NaDH2 कितने, एक NaDH2 से कितने H प्लस बाहर जाते होंगे जब वो ETS में आता है? 2 क्यों? एक NADPH कितने एटीपी बनाता है? 3। और 3 एटीपी के लिए कितने H प्लस पास हुए होंगे? 6। वेरी गुड। तो एक NaDH2 की वजह से 6 H प्लस बाहर जाते हैं, जो 6 H प्लस अंदर आते होंगे तो 3 एटीपी बनते होंगे। समझ में आ रही है बात? दोबारा बता रहा हूँ,
जब NADH2 इस साइकिल में घुसता है, कॉम्प्लेक्स 1 से एंट्री लेता है, तो उसके बाद कितने H+ बाहर जाते होंगे जब वो पूरा प्रोसेस में चलता है? तो क्योंकि एक NADH2 हमने पढ़ा 3 ATP बना रहा है, एक NADH2 कितने ATP बनाता है? NADH 3 ATP बनाता है। तो 3 ATP बनाने के लिए ATP सिंथेस से कितने H+ गए होंगे? क्योंकि एक ATP के लिए 2 आते हैं, तो 3 ATP के लिए 6 H+ बाहर से अंदर आए होंगे। मैं ये भी पूछ सकता हूँ, वैसे बहुत ज़्यादा डिटेल क्वेश्चन हो जाएगा नीट वगैरह में, कि NADH जो है उससे कितने नेट H+ बाहर जाते हैं? तो दैट विल बी 6। और FADH से कितने H+ बाहर जाते होंगे? 4, तभी 2 ATP बन रहे हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ये हमारा शॉर्ट नोट ऑन ATP सिंथेस बनाएंगे अपनी कॉपी में, और इसके अंदर ये 2 पॉइंट पूरे के पूरे लिखेंगे। करमजोत सुन लो, ये 2 पॉइंट्स, ये डायग्राम, राइट शॉर्ट नोट ऑन APTP सिंथेस अभी करेंगे। क्लियर है? अभी तक किसी को डाउट है तो अभी पूछ लो। खत्म हो गया क्या चैप्टर? नहीं, अभी 2 पार्ट रहे। करें, ये बनाएं ATP सिंथेस पंप के ऊपर शॉर्ट नोट। सेंड मी ओवर व्हाट्सएप।